हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड अंकित आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने इस प्यारे से छोटे चैनल पे जिसका नाम है सीटेट अंकित। क्या आपको पता है कि यदि आप एक शिक्षक के तौर पर किसी ऐसे इलाके में पोस्टेड हो जाओ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्टीरियोटाइप के लोग रहते हों, यानी आप समझ सकते हो ना, जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादिता में बिलीव करते हो, यानी लड़कियों का मैथ्स पढ़ना उचित है कि नहीं, साइंस पढ़ना उचित है कि नहीं, लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, ये सब जो मान्यताओं को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। तो क्या आप उनसे कैसे डील करोगे? कुछ इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ मैं इस टॉप 5 सीरीज़ में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियोस को शेयर करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। सो फ्रेंड्स, कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट corresponding cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के सेफेलोकॉडल सिद्धांत के अनुरूप सही कथन है? ऑप्शन नंबर ए, द डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम हेड एंड मूव्स टुवर्ड्स लेग्स, यानी टेल रीजन। द डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम लेग्स रीजन एंड मूव्स टुवर्ड्स द हेड रीजन। द डेवलपमेंट फ्रॉम हेड रीजन टू लेग रीजन गोज ऑन विद द यूनिफॉर्म पेस। एंड ऑप्शन नंबर डी सेज नन ऑफ द अबव। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों यानी पूंछ क्षेत्र की ओर बढ़ता है। बी, विकास पैर क्षेत्र से शुरू होता है और सिर क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सेज सिर क्षेत्र से पैर क्षेत्र तक का विकास एक समान गति से होता रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इन ऑप्शंस में से सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना है कि सेफेलोकॉडल का मतलब होता है शीर्षोधिगामी। अब ये शीर्ष अधिगामी का मतलब हो गया, शीर्ष मतलब हो गया हमारा सिर, शीर्ष मतलब हो गया सिर, और गामी का मतलब हो गया यानी सिर से पैर की ओर जाने वाला, सिर से पैर की ओर जाने वाला। ये क्या कहलाता है? यही हमारा सेफेलोकॉडल सिद्धांत कहलाता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? यानी विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग अपने बीएड या बीटीसी के कोर्सेज में बहुत सारा प्रिंसिपल सीखा था। किसके बारे में? विकास के बारे में। विकास के बहुत सारे सिद्धांत हमने सीखे थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, यूनिटी, ठीक है, फिर कॉन्टीन्यूटी, फिर कॉन्टीन्यूटी। अब इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत, जैसे जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें हमने सारी के सारे जो है ना, लगभग 12-15 जो है वो रूल याद किए हुए थे, जो कि विकास से संबंधित है, विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो उन सभी विकास के सिद्धांतों को आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना है, क्योंकि उन पे पक्का है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, अब देखो, एक तो सेफेलोकॉडल की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये प्रॉक्सिमोडिस्टल और जो सेफेलोकॉडल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। एक तो मैंने अभी इस क्वेश्चन के थ्रू बता दिया, सेफेलोकॉडल। चलिए, इसको मैं और डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट को हम एक बार प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक बच्चा है ना, ये एक बच्चा है, और इसका जो सर है, इसका जो सर है, यहाँ से विकास की जो डोर है वो चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए उसके पैरों तक जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सिर विकसित होता है, सबसे पहले सिर विकसित होता है, तत्पश्चात पैर, तत्पश्चात पैर। ठीक है, तो यानी कि सिर से पैर तक जाने वाला जो विकास का प्रक्रम है, जो विकास का प्रक्रम है, ये एक सामान्य पैटर्न है और ये सभी बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं सिर से पैर तक होने वाला शीर्षोअधिगामी या शीर्षोअधिगामी। और इस प्रकार के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट, सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट। अब ये बताओ कि इसके साथ आप तुरंत जाके पढ़ लेना, क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉडल, ये दोनों तो मान के चलो कि लगभग हर साल देखने को मिलता है। तो लगभग आप मान के चलो कि 1 नंबर तो आप तैयार करके रखो। ठीक है, 1 या 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सेफेलोकॉडल सिद्धांत शैशवावस्था से लेकर बचपन और यहाँ तक कि प्रारंभिक बचपन तक शारीरिक और मोटर संबंधी, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मोटर संबंधी, यानी फिजिकल प्लस मोटर एक्टिविटीज़। मोटर एक्टिविटीज़ क्या है भाई? फिजिकली तो वो बच्चा जो है डेवलप कर ही रहा है, यानी सबसे पहले सिर डेवलप होगा, फिर धीरे 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 पैरों की तरफ विकास बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी मोटर स्किल भी डेवलप हो रही है। मोटर स्किल का मतलब हाथ चलाना, ठीक है, फिर पैर चलाना,
तो ये फिजिकल डेवलपमेंट प्लस मोटर स्किल दोनों भी डेवलप हो रहे हैं, तो इसी में हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का सिद्धांत समाहित है। ठीक है, इसी के संदर्भ में हम सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत और प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हेन टीचर्स एडमिनिस्टर हार्श पनिशमेंट, किस चीज़ की बात हो रही भाई? हार्श पनिशमेंट, यानी कि सख्त जो सज़ा मिलती है बच्चों को, हार्श पनिशमेंट ऑन देयर स्टूडेंट, द हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, हमें ये समझना है कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ऑफ दिस में डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ, जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कठोर दंड देते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव इस रूप में प्रकट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन द चिल्ड्रन, बच्चों में कॉम्प्लेक्स का विकास। ऑप्शन नंबर बी सेज डेवलपमेंट एंड डेविएशन इन इमोशनैलिटी, यानी भावुकता में विकास एवं विचलन। ऑप्शन नंबर सी सेज डेवलपमेंट ऑफ रेबेलियस नेचर, विद्रोही स्वभाव का विकास। ऑप्शन नंबर डी सेज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में संघर्ष का विकास। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा बच्चों में बहुत सारी क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं यदि बच्चा क्या करे, अपने विकास से वंचित हो जाए, अपने विकास से वंचित हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब आप उसे एक हार्श पनिशमेंट देते हो, जब उसे बच्चे को, यानी जब बच्चे को हम हार्श पनिशमेंट देते हैं तो बच्चा क्या है, बच्चा जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है। बच्चा जो है, आपका जो बच्चे का दृष्टिकोण है शिक्षा के प्रति या शिक्षक के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति, उसका जो रवैया है वो बदलने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा विद्रोही बन सकता है, विकास उसका जो है वो संघर्ष कर सकता है। ठीक है, उसकी अपनी जो भावुकता है वो विचलित हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब ये तीनों बातें कही जाएं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास मिलता है कॉम्प्लेक्सेस। क्या? कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो सभी प्रकार की विचलित करने वाली जो बातें दिख रही हैं ना, ये सभी बातों को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़। क्या? कॉम्प्लेक्सिटीज़। कॉम्प्लेक्सिटीज़, कोई दिक्कत? ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो बच्चे में क्या होती हैं, जनरेट हो जाती हैं, यानी उसका रवैया डिफरेंट चीज़ों के प्रति अलग अलग हो जाएगा, उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मिडिल चाइल्डहुड में क्या प्रॉब्लम होती है और एडोलेसेंस में क्या प्रॉब्लम होती है। मेनली हमें डिस्कस करना है एडोलेसेंस के बारे में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ड्यूरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन लाइफ साइकिल डेवलपमेंट। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, एडोलेसेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि स्टैनले हॉल ने इसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। किसने? किसने भाई? स्टैनले हॉल सर ने, स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, तूफान और तनाव की अवस्था। अब एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डेविएंट पीयर्स। देखो बच्चे क्या है ना, अपने साथी, अपने जो सहयोगी हैं, अपने सहपाठी हैं, उनसे क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं। यदि वो सहयोग पाते हैं तो उनका विकास बहुत अच्छा होगा, लेकिन यदि उसी में कोई ऐसा सहपाठी है जो उसका मज़ा लेता है, जो उसका आनंद लेता है, जो उसकी फिरकी लेता हो, जो उसका आनंद ले रहा हो, जो उसको समझ लो चुगली करता हो, तो वो बच्चा क्या होगा, वो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा और शायद वो अपने जो विकास की प्रक्रिया है उससे कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा, वो अपने विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मॉनिटरिंग में यदि कहीं गड़बड़ी है, सेकंड पॉइंट इज मॉनिटरिंग, सेकंड पॉइंट इज मॉनिटरिंग, एडल्ट मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं। यदि बच्चा सही से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है तो भी बच्चे का क्या है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कुछ जो है, जैसे अब एडोलेसेंस बहुत ही ज़्यादा, मैंने क्या बताया, एक तूफान की अवस्था है, एक तनाव की अवस्था है। तो यहाँ बच्चे जो है ना वो पूरी तरह से मैच्योर्ड तो होते नहीं है, प्री मैच्योर्ड होते हैं, और जब बच्चे प्री मैच्योर्ड होते हैं तो कुछ भी वो गलत कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे बिलीव दैट इट विल बी प्लेजर एंड दे कुड नॉट सी द कंसिक्वेंसेज, उसके परिणामों को भुगतने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्की सेक्स की बात कर रहा है जो कि एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, चूँकि एज अ शिक्षक, बिकॉज एज अ शिक्षक आपका ये प्राइम ड्यूटी है टू मेक अवेयर ईच एंड एवरी स्टूडेंट अबाउट ऑल दीज वेरी यू कैन से टॉप सीक्रेट टॉपिक्स, है ना, जो हर टीचर जल्दी खुल के बात नहीं करना चाहता है। ये हर बच्चे तक बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब नॉलेज होगा तभी तो वो अपने आप को अवेयर कर पाएंगे। हाँ, ये है कि बच्चे हैं आजकल के, वो चीज़ों को गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, गलत तरीके से भी उसका एक्सपीरियंस करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल एट ईच एंड एवरी मोमेंट। आपके अपने हर एक समय, हर एक तत्काल आपको बच्चों के लिए अवेलेबल रहना होता है। उनके माँ बाप से डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है आपके कॉन्टैक्ट में रहना होता है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है किसी भी बच्चे के बारे में तो आपको वहाँ पे अलर्ट रहना है अपनी तरफ से। ठीक है,
कोशिश तो हमें अपनी करनी चाहिए, ताकि यदि एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है बुरा बनने से किसी को, तो वहाँ पर हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में कॉमन होती हैं। किस अवस्था में? एडोलेसेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब मिडिल चाइल्डहुड की पीरियड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बच्चा है वो क्या करता है? पीयर रिजेक्शन करता है, यानी कि अपने सहयोगी के साथ नहीं रहना चाहेगा, सहपाठी के साथ नहीं रहेगा, टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, टीचर के साथ बहस करेगा। प्यूनिटिव डिसिप्लिन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अभद्रता के साथ आप कह सकते हैं कि शालीनता उसके अंदर नहीं होगी, है ना। डिसिप्लिन बिल्कुल ही नहीं रहेगा, मैनर्स तो बिल्कुल भूल जाओ। बायस सोशल कॉग्निशंस यानी कि जो सामाजिक उसका ज्ञान है वो बायस्ड रहेगा, वो आधी चीज़ें जानता है, आधी चीज़ें नहीं जानता है, ठीक है। एंगर बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, डिस्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सारा का सारा टेबल मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। So friends, coming on to question number 3, the cause of unreasonable emotional development of children is, बच्चों का अनुचित भावनात्मक विकास, इसका कारण क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। रिजेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स, माता पिता द्वारा बच्चों को अस्वीकार करना। दूसरा ऑप्शन है द एक्सेसिव एंजाइटी इन पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, यानी माता पिता में अपने बच्चों के प्रति अधिक चिंताएं। ऑप्शन नंबर सी, द ओवर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिवन बाय द पेरेंट्स, यानी कि बच्चों को माता पिता द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक सुरक्षा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए एक बार समझिएगा, अनरीजनेबल इमोशनल डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ है भाई? अनरीजनेबल यानी कि इट डेवलप्ड ड्यू टू द, यू कैन से कि ड्यू टू द एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा यू कैन से एक्सेसिव एंजाइटी, एक्स्ट्रा रिजेक्शन, एक्स्ट्रा एक्सेप्शन, लाइक दीज थिंग्स। ये सारी की सारी चीज़ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होना, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनीथिंग, एनी इमोशन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इमोशंस, केयरिंग, एंजाइटी, like these terms give birth to the unreasonable emotional development. yes or no? ध्यान समझिएगा, बच्चे में जिस प्रकार से इतनी ज़्यादा बच्चों के प्रति चिंताएं होती हैं माँ बाप की, हर बात में अरे मेरा बेटा ये हो जाए, अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा ये, मेरी बेटी, so this is going to spoil the career of your child. Probably by the end you will realize that he or she must be kept free to explore his or her world. Every parent does एट द लास्ट। हर पेरेंट्स जो है ना वो लास्ट में ये सोचता है कि हर बच्चे को स्वतंत्र रखना चाहिए, ताकि वो अपने जो दुनिया है उसका जो जनक खुद बन सके, उसका वो खुद अपना एक रचनाकार बन सके, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है ना वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है और अपनी सारी बातों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपने लिए कुछ चीज़ों का चयन करता है, और उसी के आधार पर वो अपना जो कुछ भी है वो डेवलप करने में सक्षम होता है। सो चलिए, इसका ऑप्शन है कि देखिए, रिजेक्शन जब होगा बच्चे का तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अनरीजनेबल इमोशनल डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए किसी चीज़ का, किसी बात का खंडन हुआ घर पे, उसके माता पिता ने उसको क्या किया, इग्नोर कर, नो दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो अब उसके अंदर क्या होगा, कोई भी अनरीजनेबल इमोशनल डेवलपमेंट होगा, मेरे को ही लोग नहीं देते हैं, मुझे नहीं आता है, ये सब लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे के अंदर रिजेक्शन से आती हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है। इसको देखते हैं, द एक्सेसिव एंजाइटी इन पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम बच्चे के प्रति ज़्यादा एनेक्सियस हैं तो बच्चा भी क्या होगा, ओवर डेवलप्ड हो जाएगा, यानी इमोशनली ओवर डेवलप्ड कहलाएगा, ठीक है। उस बच्चे के अंदर क्या होगा, अनरीजनेबल इमोशन आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, द ओवर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिवन बाय द पेरेंट्स। बच्चों को हद से अधिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं करनी चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि बच्चा अपना विकास कर सके। और ये विकास, वो सभी प्रकार के विकास की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो संज्ञान की बात हो, चाहे वो सामाजिकता की बात हो, चाहे वो व्यवहार की बात हो, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक विकास की बात हो। किसी भी प्रकार की जो विकास, किसी भी प्रकार के जो विकास हैं, सभी विकास बच्चे के स्वतंत्र होने से ही जुड़े हुए हैं। जब बच्चा किसी भी तरह से किसी से स्वतंत्र अवस्था में मिलता है तो वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और जब वो किसी प्रेशर में हो, किसी एंजाइटी में हो, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में हो, तो बच्चा सीखने पर नहीं, बल्कि उसका माइंड जो है वो कहीं और होगा और बॉडी कहीं और होगी। आप कह सकते हो ना, बेटा क्लास में जब आप बच्चे को डांटते हो या बोलते हो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान, बस बॉडी लेकर बैठे हो, माइंड कहीं और है क्या?
तो इस प्रकार से जब आप बच्चे को समझाते हो तो समझ में आ रहा है ना, वही वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ये सारे के सारे अनरीजनेबल इमोशनल डेवलपमेंट पैदा करते हैं बच्चों के अंदर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्टेजेस मैंने अटैच किया हुआ है, जिसमें क्या बेसिक कॉन्फ्लिक्ट यानी उनके बीच में क्या द्वंद्व चलता है, मन में क्या द्वंद्व चलता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बीच में, उनके दिमाग में क्या की क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो क्या है और उसके आउटकम क्या होते हैं। यदि ये चीज़ आपने समझ लिया ना, तो आपके समझ लो सीटेट में किसी भी प्रकार का द्वंद्व यदि आता है बच्चे के दिमाग में, तो उससे आप ये चीज़ समझ लोगे। ठीक है, ये बच्चे का एज वाइज जो है मैंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है, इसमें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। गाइज ये सारी चीज़ें पीडीएफ में फ्री अवेलेबल हैं आपके टेलीग्राम पे चैनल नेम है सीटेट अंकित। आप वहाँ पे जाइए और उसको बिल्कुल आप सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जाके एंजॉय करिए। ये सारे कंटेंट आपके पास होने चाहिए, ये सारे कंटेंट आपके पास बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये सारे कंटेंट आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज यू आर ट्रांसफर्ड इन अ रिमोट रूरल एरिया स्कूल वेयर द पीपल हैव देयर ओन स्टीरियोटाइप्ड नोशन। देखो भाई, स्टीरियोटाइप पे तो बिल्कुल क्वेश्चन आना है, ये तो फिक्स है। स्टीरियोटाइप पे बिल्कुल क्वेश्चन आना है। प्रीजुडिस यानी कि जब आप पहले ही किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, प्रीजुडिस। एंड ब्लाइंड फेथ यानी कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये कुछ स्टीरियोटाइपिक लोग रहते हों, ठीक है। हाउ कुड यू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इन सच डेमोग्राफिक कंडीशन टुवर्ड्स एजुकेशन। आप उन लोगों में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक सोच किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, यू इंटरेक्ट विथ सच पीपल एंड ट्राई टू इम्पोज योर ओन सजेशन। आप ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं और उन पर अपने सुझाव थोपने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, कुछ वर्ड तो यहाँ पे मिल जाते हैं, थोपना नहीं भाई, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। किसी पर आप अपने सुझाव या अपने सजेशंस को थोप कैसे सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, वो लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। और आजकल की तो भाई दुनिया ऐसी है, क्या मतलब आपको समझाया जाए, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है। आप किसी को समझाने जाओगे तो आपको लगेगा कि चलो क्या बोलना है। चलो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेज यू विल हैव पेशेंस टू ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन देयर थिंकिंग। आप उनकी सोच में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए धैर्य रखेंगे। देखो भाई, ये पॉजिटिव टर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। धैर्य रखना एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण। मानते हो आप लोग? यदि शिक्षक के पास पेशेंस नहीं है यानी उसके पास धैर्य नहीं है, तो वो क्या है, वो शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा मुझे कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर अवेलेबल है। क्या? यू विल हैव पेशेंस टू ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन देयर थिंकिंग। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तब तक आपको पेशेंस करना होगा जब तक ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करती हैं। सो टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, and by this question we will be ending up this session and we'll sum up. What remedy would you like to follow in order to avoid habits in children? Avoid habits in children. बच्चों में बुरी आदतों से बचने के लिए आप कौन से उपाय अपनाना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है सर्च द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स। बिल्कुल, आप एज ए शिक्षक समस्या के कारणों को खोजें और माता पिता से मदद लें, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टडी द फ्रेंड्स सर्किल ऑफ द स्टूडेंट एंड ड्रॉ इन्फेरेंसेज, यानी विद्यार्थी की मित्र मंडली का अध्ययन करें और उसका निष्कर्ष निकालें, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्ट फॉर नॉन फिजिकल पनिशमेंट, यानी गैर शारीरिक सजा का विकल्प चुनें, ये भी सही है। बच्चे को क्या करना है, गैर शारीरिक तरह से आपको सजा देनी है, यानी बच्चे को होमवर्क दे दीजिए, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि बच्चा क्या हो, अपने शिक्षण में वो अपना रुचि बना सके और फिर से वो ट्रैक पे वापस आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और नन ऑफ द अबव, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ये ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं से हटा के उपरोक्त सभी कर लो, ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी के सभी ऑप्शन हमारे लिए सही हैं। चलो यहाँ पर देखो एक बार बैड हैबिट्स के बारे में, स्टूडेंट शुड अवॉइड, क्या क्या चीज़ें बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल करना। बच्चे होते हैं ना, अरे वो क्या कहा, अरे ये क्या कहा, इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, ठीक है। फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं, फ़ोन का यूज़ तो मना है एकदम, ठीक है, स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ही और शी कैन यूज़ इट, और इसको यूज़ करने का भी एक तरीका है, ठीक है, बिकॉज अ फ़ोन इज़ एज गुड एज बैड, ठीक है, जितना अच्छा उतना बुरा भी है। वर्किंग इन बेड, बेड में कभी भी काम नहीं करना, यानी
सोए हुए अवस्था में या फिर इस तरह से कभी भी काम नहीं करना। अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ टेबल पे, तो टेबल पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लैपटॉप मेरा सामने है, माइक इधर सामने लगी हुई है, पैड मेरा सामने लगा हुआ है, आई एम राइटिंग फॉर यू, है ना, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो ये आदत एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड होना तो अच्छी बात है, आप सुव्यवस्थित रहते हैं। अनऑर्गेनाइज यानी आप अव्यवस्थित रहते हैं, तो ये तो स्टूडेंट में सबसे बड़ी फॉल्ट है, आज के स्टूडेंट में स्पेशली, ठीक है। बच्चे क्या हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, बच्चे जो है सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रहते हैं। फिर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। देखो भाई, सेशन में जब भी क्लास चल रही हो तो आपका क्वेश्चन आंसर पूछना क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आप पूछते हो तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मेरा सेशन बच्चों ने अच्छे से सुना था, और अच्छे से सुना होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी कुछ टॉप क्लास के ही ले आएंगे, ठीक है। मेमोराइजिंग नहीं बेटा, एनसीएफ कभी भी मेमोराइजिंग या रोट मेमोरी की बात नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, हिट लाइक ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। सो इसी के साथ बस आज इतना ही। टॉप 5 की सीरीज जारी रहेगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर टॉप 5 करिए, क्योंकि सर टॉप 10 में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो उसमें टाइमिंग का थोड़ा इशू है कुछ लोगों का, ठीक है। तो टॉप 5 का पहले हम लोग आदत डालते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे कुछ बड़ी सीरीज़ में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।